लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अंतिम दिन भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। सभी दलों के उम्मीदवार अब घर घर जाकर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, उनमें तमिलनाडु 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की एक सीट शामिल है। पहले चरण की 102 सीट के लिए कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या तमिलनाडु में है, जहां 39 संसदीय क्षेत्रों में 76 महिला उम्मीदवारों सहित 950 उम्मीदवार हैं। सबसे कम संख्या नागालैंड में है, जहां 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरेन रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के गया सीट से जीतन राम मांझी शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएमके प्रत्याशी कनिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और पहले चरण के 19 अप्रैल को होने वाली 102 लोकसभा सीटों पर किस तरह से 2019 में क्या इतिहास रहा है, किस तरह की जीत हार के आंकड़े रहे हैं, आइए एक बार आपको दिखाते हैं। पहले चरण का जो मतदान हुआ है पिछले 2019 में इन्हीं सीटों पर कितना एक तरह से मत प्रतिशत रहा है, वो 70.85 मत प्रतिशत था, यानी कि वोट पड़े थे इतने। और लोकसभा चुनाव में 102 सीटों के नतीजे किस तरह के रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, इस पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने 102 सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस ने 15 और डीएमके ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये वो 102 सीटों के आंकड़े हैं जिन पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। इसी के साथ कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं जो 102 सीटों के एक तरह से राजनीतिक घटनाक्रम के साथ ही साथ किस तरह के मुकाबले हैं इस सीट पे, वो हम आपको बताते हैं। पहले चरण के प्रमुख प्रत्याशी जो हैं उसमें 8 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। इनकी साख दांव पर है। इसमें नितिन गडकरी नागपुर सीट से हैं, किरेन रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से हैं, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जिसमें 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से, असम से चुनावी मैदान में हैं। इन्हीं के साथ कई अन्य मंत्री और दिग्गज भी चुनावी मैदान में। भूपेंद्र यादव अलवर राजस्थान से चुनावी मैदान में है। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री बीकानेर से हैं। जितेंद्र सिंह उधमपुर से जम्मू कश्मीर से हैं चुनावी मैदान में। एल मुरुगन नीलगिरी से हैं चुनावी मैदान में। तो ये वो नाम हैं जिनकी साख भी दांव पे है, जिनके चुनाव परिणाम पर भी सबकी नजर रहेगी। मुकाबले एक तरह से कह सकते हैं कांटे के मुकाबले हैं। नवाब तुकी अरुणाचल पश्चिम से हैं और एक राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन चेन्नई दक्षिण से चुनावी मैदान में हैं। तो आपने देखे वो कुछ दिग्गज चेहरे जो इस 19 अप्रैल को चुनावी मैदान में पहले चरण में होंगे। वहीं प्रमुख प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी हैं, गया बिहार सीट से हैं। वहीं नकुलनाथ कांग्रेस छिंदवाड़ा एमपी से हैं। नकुलनाथ कमलनाथ के बेटे हैं। जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से पीलीभीत से उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में है। पीलीभीत बेहद एक तरह से महत्वपूर्ण सीट हो गई है इस चुनाव में। के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से युवा चेहरे, युवा शक्ति, कोयम्बटूर तमिलनाडु से। ए राजा डीएमके के नीलगिरी तमिलनाडु से। त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर नजर रहेगी 19 अप्रैल को। इमरान मसूद कांग्रेस से विवादित नाम, कई ऐसे इनके बयान रहे हैं जिससे वो सुर्खियों में रहे हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी से, कैराना से उत्तर प्रदेश से
चुनावी मैदान में होंगे। 19 तारीख को इन सीटों पर वोट पड़ने हैं। ये तमाम वो कैंडिडेट्स हैं जिन पर नजरें रहेंगी, जिनके एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक इतिहास है, अपनी प्रतिद्वंदिता है। साथ ही साथ कई ऐसे नाम हैं जो कई बार बयानों में अपने विवादित सामने आए हैं, तो किसी की अपनी राजनीतिक साख है, किसी की अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जो कि इस चुनाव में दांव पर दिखाई देगी। तो पहले चरण का मतदान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि कैसे 19 तारीख के मतदान को लेकर तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने भी पूरी की हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। हम दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे स्टार प्रचारकों ने आने वाले चरणों के लिए भी कई ऐसे मुद्दे तय किए हैं जो इस समय राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे तो हैं, जनता के भी बड़े मुद्दे बन रहे हैं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। पहले चरण के चुनाव प्रचार थम चुका है। 19 अप्रैल को होने वाला है पहले चरण का मतदान। उससे पहले राजनीतिक पार्टियों के जो मुद्दे रहे हैं, किस तरह की एक तरह से मुकाबले हैं चुनावी मैदान पर, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज का विशेष क्या है। लोकसभा चुनाव पहले चरण के चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ईशान त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आएंगे ईशान, और जानना चाहेंगे कि 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, गठबंधन किया है। और अगर हम उत्तर प्रदेश से ही अगर इसको शुरुआत करें कि किस तरह से 8 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं, उसको लेकर जो रणनीति रही है कांग्रेस की, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है 102 सीटों पर कितनी सीटों पर इस बार ये गठबंधन काम करेगा, क्योंकि गठबंधन नया नहीं है? ये सबसे पहले तो आज रामनवमी है और मैं आपको और आपके पूरे पैनल को और देश के सम्मानित सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात, देखिए, उत्तर प्रदेश की आपने बात शुरू करी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टोटल पिछले चुनाव से लेके आप देखिए कि 2014 में जितनी सीटें आई थी, उसके बाद 2019 में इनकी सीटें घटी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुशासन रहा है पिछले 7 से 8 वर्षों में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुद्दे उठाने का काम कांग्रेस पार्टी
और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने किया है। माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे मुद्दे लोगों के सामने उजागर किए। मुद्दे क्या हैं उत्तर प्रदेश में? मुद्दे ये हैं कि देखिए, गन्ना किसान परेशान है उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में चुनाव होगा परसों। उसके बाद जो मुद्दे हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो पलायन कर रहा है दूसरे राज्यों में नौकरियों की खोज में। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पे जो रेप के केस होते हैं वो देश में सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो ये सभी मुद्दे लेके हमारा गठबंधन आगे जा रहा है और सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आगे जा रहा है, जीतने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में फतेह करने जा रहा है। दूसरी बात, ईशान, चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही देश में गरीबी का एक नारा कांग्रेस पार्टी दे रही है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश में गरीबों का हक दिलाना है, गरीबी हटानी है। फिर आखिर क्या ऐसा हुआ कि आज ठीक 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी एक तरह से अपने उस अंदाज को बदलते हुए कहते हैं कि गरीबी को बहुत जल्दी से नहीं हटाया जा सकता है। ये परिवर्तन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है, राहुल गांधी जी की बात पे मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी से जब सवाल पूछा गया, क्योंकि मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे मौजूद था, गाजियाबाद में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी से एक सवाल पूछा गया कि क्या गरीबी को 1 मिनट में, क्या गठबंधन की सरकार बनते ही, जो कि बनने वाली है 4 जून को, क्या एक मिनट में गरीबी को हटा दिया जाएगा? राहुल गांधी जी का सवाल यह था कि गठबंधन जब गरीबी जो है, गरीबी 1 मिनट में नहीं हटती है, गरीबी नीतियों से हटती है सरकार की। तो 10 साल में जो सरकार की कुनीतियां रही हैं और सरकार ने जिस तरह से अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा कर दी है, उसको खत्म करने का काम हम धीरे धीरे करेंगे और अपनी नीतियों के साथ करेंगे। ये उसकी स्पष्टीकरण है। पहली बात, राहुल गांधी जी ने एक बात और बोली कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का मूड इस समय दिख रहा है, हम गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा छोर है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने जा रहे हैं। हमारा गठबंधन वहां पे जीतने जा रहा है। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए, इनका नारा क्या है? 400 पार का इनका नारा है। 400 पार कैसे हो जाएगा? बीजेपी नॉर्थ इंडिया में पहले ही मैक्स आउट कर चुकी है। विंध्याचल से नीचे ये लोग बिल्कुल जीरो हैं। इस बार एक दो सीट आ जाए, वो भी ईश्वर भरोसे आ जाए तो 1-2 सीट शायद आ जाएंगी। जम्मू कश्मीर में ये टोटल फ्लॉप है। पंजाब में किसानों का आंदोलन हुआ, हमने देखा किस तरह से किसानों को प्रताड़ित करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, तो किसान वहां नाराज है। ईशान, पहले चरण की 102 सीटों पर कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है? कांग्रेस को गठबंधन साथियों ने कितनी सीटें दी हैं? नहीं, तो जितनी भी सीटें दी हैं हमें, उससे क्या होगा? ईशान जी, मैं नंबर सिर्फ जानना चाह रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उसके लिए सिर्फ नंबर। का तात्पर्य क्या है? आपका सवाल पूछने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य नंबर जानना है सर। पॉलिटिकल पार्टीज अगर चुनाव में है तो कितने नंबर पे लड़ रही हैं? कितनी सीटों पर कांग्रेस इस समय 2024 के बेहद महत्वपूर्ण चुनाव, जो कि एक सत्ता में बैठी 10 साल की सरकार को चुनौती दे रही है, तो कितनी सीटों पर पहले चरण में लड़ रही है? 102 सीटों में से। स्वाभाविक सवाल है, इस पे थोड़ा भी मुझे लगता है कि बिल्कुल स्वाभाविक है। नहीं, सवाल आपका बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं शायद आपका तात्पर्य भी समझ गया कि आप क्या खेला करना चाह रही हैं, लेकिन मैं उस खेले में फंसने वाला नहीं हूं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी और जितना भी हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम 102 सीटों पे। ईशान जी, एक चीज साफ कर दूं, कोई खेला नहीं है, कोई खेला नहीं है। ईशान जी, ईशान जी, पहले तो अपनी भाषा को थोड़ा सा सुधारें, आप थोड़ा सा सुधारें। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं एक एंकर हूँ, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, आप सवाल का जवाब दे तो बेहतर है। मैं खेला कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, और आपके सवाल के पीछे का एजेंडा क्या है, आप चाहती क्या है? आप नंबर बताने में आपको किस लिए झिझक हो रही है? 102 सीटों में से कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है? आप समझा नहीं पाई। 102 सीटों पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, पूरी 102 सीटों पे हमारा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है? जहां पे भी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है? ईशान जी, हमें मदद कर रहे हैं, वोट ट्रांसफर कर रहे हैं, और जहां पे भी हमारे अन्य गठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, वहां पे हम उन्हें अपना वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। एसएन सिंह जी हमारे साथ है। एसएन सिंह जी, 102 सीटों पर चुनौती दोनों ही गठबंधनों के लिए है। हम ये मानते हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद एनडीए के तमाम घटक दलों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो 8 में से 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर चुनौती है। तो किस तरह से आप देखते हैं, जब कांग्रेस ये बताना ही नहीं चाहती है
कि वो कितनी सीटों पे लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 102 सीटों को किस तरह से देखती है पहले चरण के चुनाव को? रितु जी देखिए, हम इसको बड़ा हेल्दी डिबेट करते हैं। हम क्यों, हमारे जो मित्र थे वो अनावश्यक विवादों में फंस जाते हैं। आज चुनाव किस बेस पर होता है? नेता पर, नीति पर, कार्यकर्ता पर और कार्यक्रम पर। ये पूछा जा रहा है कि जो घमंडिया गठबंधन है उसका नेता कौन है, अभी तक तय नहीं हो पाया। नीति क्या है, तय नहीं हुई पाई। कार्यकर्ता कौन है, तय नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता तय हैं कि देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में। नीति है कि हम विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं और हम जो बहुत सारी गारंटियों को पूरा करके गए। कार्यकर्ता देख लीजिए, आज देश ने दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता बेस वाली पार्टी कोई है, 18 करोड़ कार्यकर्ताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी। कार्यक्रम देख लीजिए, बहुत सारे कार्यक्रम जो है चुनाव के पहले भी लगातार चलाए गए, विकसित भारत को लेकर, मोदी जी की गारंटी को लेकर, योजनाओं को लेकर। और आज भी लगातार आप देखेंगी कि अभी ये जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं ये ट्विटर वार कर रहे हैं, कहीं पता नहीं आपसे चैनल पर क्या क्या बात कर रहे हैं। और हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन पर जाते हैं, अपनी बात को कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी उत्तर प्रदेश की हमारी बात कर रहे थे मित्र भाई। उत्तर प्रदेश में वास्तव में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। 20 साल से अधिक समय हो गया कांग्रेस का सूर्यास्त है। समाजवादी पार्टी जिससे आप समर्थन लिए उत्तर प्रदेश के बाहर, उनका कुछ नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सीटें 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है और 64% वोट पाते हैं। बिहार पूछ लीजिए, इनसे 40 में से 39 भारतीय जनता पार्टी एनडीए एलायंस को आता है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए 42 में से 18 हम आते हैं। इनकी हैसियत कहाँ है? राजस्थान में 0, 25 में से सिंह साहब 102 सीटों पे उत्तर प्रदेश से आगे भी जाएंगे, लेकिन रामकृपाल जी, कांग्रेस ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से बड़ा ही एक अव्यवहारिक सवाल पूछा गया कि अगर आप जीत के आते हैं तो गरीबी कितने समय में हटाएंगे। उन्होंने अव्यवहारिक सवाल का एक अव्यवहारिक सा जवाब दिया। अभी जब हमने पूछा 102 सीटों में से कितनी सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का क्या मतलब है। किस तरह से आप देखते हैं दोनों ही राजनीतिक पार्टियां या दोनों गठबंधनों की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी मैदान में है। 102 सीटों का पहला चरण ही टोन टेनर तय करने जा रहा है आने वाले 7 चरणों का। रितु जी, आपने सवाल किया था कांग्रेस के प्रवक्ता से। जाहिर सी बात है उन्हें अपनी पार्टी के बारे में पहले बताना चाहिए था कि वो कितना लड़ रहे हैं, थोड़ा सा और समय दिला दीजिए ना, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन वो शुरुआत उन्होंने बीजेपी को लेकर के की और जब आपने पूछा कि आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये कैसा सवाल। अब आप सोचिए कि सबसे पुरानी एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका अभी परसों मतदान होने जा रहा है, अगर उसके प्रवक्ता इस बात पर झुझला रहे हैं कि वो इस स्थिति में नहीं है कि बताएं कि ये 102 सीटों में कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, तो फिर मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना, आप खुद समझ जाइए। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, शुरू में उन्होंने जिताया कि बहुत खराब स्थिति है और अखिलेश और राहुल जी दोनों उठा रहे हैं तमाम सवाल। उत्तर प्रदेश में बड़ी खराब स्थिति है, बाकी पंजाब में खराब है, सब कुछ है। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 2014 में इलेक्शन हुआ, बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटी से आई। 17 में हुआ, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, ये 4 इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए हैं जिसमें बाकायदा उत्तर प्रदेश का बहुमत जो है वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा है। और अगर 23 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन उसके पड़ोसी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में इलेक्शन हुए हैं। वहां भी देखिए वो तो राज्य सरकारों के इलेक्शन थे, जबकि राज्य सरकारों के इलेक्शन में लोग अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं। वहां भी क्या स्थिति थी। तो एक तो जो ये बात होती है कि बीजेपी अलोकप्रिय हो गई है, बहुत खराब है, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी रही है जिसने करीब करीब 55-60 साल राज किया है, उसे ये तो बताना चाहिए कि वो कितनी सीटों पर आ रहे हैं। उनका अलायंस, हालांकि अलायंस हुआ नहीं है, ये तो पोस्टपोन है। जैसे बंगाल में दोनों लड़ रहे हैं, पंजाब में आप और ये लड़ रहे हैं, तो अलायंस कोई नेशनल लेवल पर तो इस तरह हुआ नहीं है। इस सुविधा का अलायंस है कि अगर जीत जाते हैं तो सब जोड़ करके क्या होगा।
देखिए, कांग्रेस को ये बताना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के अपोजिशन की, तो कम से कम उसको ये कहना चाहिए कि कितनी सीटें अपने बूते ला रही है। जी, मैं केवल एक वाक्य और कहूंगा जी, जिस अलायंस की ये बात कर रहे थे, 4 राज्य हैं जो स्विंग स्टेट माने जाते हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें 210 सीटें होती हैं। इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 9 सीट बिहार में, 17 यूपी, 17 महाराष्ट्र। इंडिया अलायंस के अंडर बता रहा हूं मैं आपको। बाकी बंगाल में ये भी लड़ रहे हैं, टीएमसी भी लड़ रही है। ईशान जी, रामकृपाल जी ने जो आंकड़ा रखा है, आंकड़ा आप नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च के तहत आपको बता दिया कि गठबंधन सहयोगियों ने भी आपको उतनी सीटें नहीं दी हैं। तो क्या ये बड़ा साफ संकेत गठबंधन साथियों का नहीं रहा? जब मैंने आपसे आंकड़ा पूछा तो आप आंकड़ा नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन 210 सीट ये वैसे राज्य हैं जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। अगर आज वो सिर्फ 43 सीटों में 4 राज्यों में सिमट जाती है 210 में से, तो ये क्या बताता है? ऋतु जी, जितने भी राज्य अभी रामकृपाल सिंह जी ने बताए, वो पहली बात तो हिंदी बेल्ट के नहीं है, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र भी था और बंगाल भी था, वो हिंदी बेल्ट में नहीं आती। मैं आपकी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर आप लड़ रहे हैं 43 उत्तर प्रदेश बिहार है, मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश बिहार है, बिहार में 80 सीटों में से कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? चलिए ईशान जी यही बता दीजिए, हिंदी बेल्ट पे ही बात कर लेते हैं। सुन लीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की मिला के कुल सीटों में से कितनी सीटों पे आप लड़ रहे हैं? हमारा गठबंधन, मैं जब बात करता हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं इंडिया गठबंधन की तरह, क्योंकि गठबंधन का धर्म ये होता है कि सबको साथ लेके चला जाए। हम अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेके चल रहे हैं इस समय। दूसरी बात यहाँ पे हमारे अभी मित्र ने करी, सिंह साहब ने, बड़े सम्मानित साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात करी क्योंकि वो हमने घमंडिया गठबंधन बोला, तो वो नेशनल डाकू अलायंस के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। जब जब ये 400 पार की बात करते हैं तब तब इनकी 4-4 सीटें कम हो जाती हैं, और वो 4-4 कम सीटें होते होते ही 180 से नीचे आ गए हैं। क्योंकि क्या होता है कि देश की जनता जब जब ये 400 की बात करते हैं तो इनसे 4-5 सवाल। ईशान जी, जो अभी तक का आंकड़ा है 2014 में 282, 2019 में 330, इससे आगे की बात हो रही है। सिंह साहब सवाल उन्होंने उठाए हैं, उसका जवाब आप दे दें क्योंकि मेरे पास समय कम है। ईशान साहब आपने आरोप लगा दिया, बस जी सिंह साहब, इनके पास कोई जानकारी। देखिए ऋतु जी, मैं कह रहा हूँ इनका जो समझौता, मैं ये कहूंगी कि आप सुन लीजिए, मैं पैनल से कहूंगी ईशान साहब का थोड़ा सा ऑडियो धीरे करें। सिंह साहब अपना जवाब दे दें, मेरे पास समय कम है। जी सिंह साहब, मैं ऋतु जी कह रहा हूं कि इनका जो एलाइज पार्टनर है वो इनको दरकिनार कैसे किए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। भाई पंजाब में आप आम आदमी पार्टी आपको गाली देगी, दिल्ली में आप चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की दूसरी जगह हैसियत नहीं है। महाराष्ट्र में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां 0 अंक पाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 0 अंक आप पाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सिंह साहब अंत में, मेरे पास समय कम है। सिंह साहब, 102 सीटों का पहले चरण का मतदान बेहद महत्वपूर्ण। 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। दक्षिण का जो मिशन है, मिशन साउथ, भारतीय जनता पार्टी का बेहद महत्वपूर्ण 2024 के चुनाव में है। उसे लेकर भी किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि वो गढ़ किसी समय कांग्रेस का रहा है। देखिए ऋतु जी, कल जो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं। 8 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही। बिहार में 4 में से 4, पश्चिम बंगाल में 3 में से 3, राजस्थान में कल 12 में से 12, मध्य प्रदेश में 6 में 6, उत्तराखंड में पहले ही 5 में 5 भारतीय जनता पार्टी के साथ। सबसे बड़ी बात है तमिलनाडु में 39 सीटें, और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के खाते में सर्वाधिक सीटें आने जा रही है, क्योंकि तमिलनाडु में पूरे भारत के लोग मोदी जी के गारंटी पर विश्वास किए हैं। हमने 10 सालों में जो विकास के कार्य किए हैं उसके नाते लोग हमारे साथ हैं। हमने जो भी जी ईशान जी, 1 मिनट आपको दे रही हूं, अपनी बात पूरी करें। गारंटी वर्सेस गारंटी में पहले चरण के मतदान होने जा रहे हैं। जी
बिल्कुल ऋतु जी, बिल्कुल ऋतु जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं होने दी। मुझे मालूम है कुछ मजबूरियां भी होती हैं चैनल की, कोई बात नहीं, आपने कोई पूरा हमारी महिमा कोई मंडन मजबूरी करवा नहीं है, दिया। लेकिन जब आप भारतीय मुद्दे से जनता पार्टी- भटकेंगे तो माफ करिएगा, मेरे पास समय सीमित है। कौन सी सीट आप जीत रहे मैं हैं? आपको प्रवचन के लिए नहीं दे कहाँ से सकती जीत अपना रहे मंच। हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ से जीत रहे हैं? कोई चीज तो बताएंगे, बस ऐसे बैठ के यहाँ गाली देने का कार्य करें। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आपको कौन वोट करेगा? रितु जी, उत्तर प्रदेश तो एक पूरी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ईशान जी, जिस तरह से आप लगातार बोल रहे हैं, सिंह साहब और ईशान जी, आप दोनों की ही बातें दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं। बेहतर है इस डिबेट को यही खत्म करें। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान तय करेगा 24 के रण का एक तरह से शुरुआती मैच ये कहा जा सकता है, जहां ये तय हो जाएगा कि किसकी गारंटी पसंद कर रही है जनता और किसकी गारंटी को नकार रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।